क्लास तो आपका जो एग्रीकल्चर चैप्टर वो यहाँ से कंटिन्यूड है। मेजर क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड, जो क्या मेन आपके क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसके बारे में। तो 3 टाइप्स के हैं। पहला है आपका फूड क्रॉप जिसमें अनाज आ जाते हैं, फाइबर क्रॉप जो कपड़े वगैरह बनते हैं जिनसे, एंड बेवरेज क्रॉप जैसे कॉफी एंड टी का हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है आपका फूड क्रॉप। तो फूड क्रॉप्स आर दोज विच आर यूज फॉर ह्यूमन कंजप्शन। फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मेज आर द मेजर फूड क्रॉप्स। इसमें से राइस, व्हीट और जो आपके मेज है वो मेजर फूड क्रॉप्स है जो ज्यादा अमाउंट में उगाए जाते हैं और कंज्यूम करते हैं लोग। पहले पढ़ते हैं राइस के बारे में। तो राइस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड है। इट इज अ स्टेपल फूड ऑफ अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और ये हमारे वर्ल्ड के पॉपुलेशन के लिए कम से कम 50% की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो राइस पे डिपेंडेंट है। इसके ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि अगर हमें राइस उगाना हो तो क्या क्या नीड चाहिए। पहला है राइस नीड्स वार्म टेम्परेचर एंड इट इज अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 16 से 20 डिग्री। इसमें थोड़ी बारिश की ज्यादा जरूरत होती है। तो रेनफॉल नीड्स अबंडेंट रेनफॉल। इट ग्रोज वेल इन एरियाज हैविंग 100 to 200 centimeter of annual rainfall. It can also be grown in those regions where assured irrigation is available. या तो जहाँ पे सिंचाई यानी कि इरिगेशन का जो सिस्टम है वो ज्यादा अवेलेबल हो, या फिर जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक लगभग सालाना बारिश होती हो, वहां पे राइस उगाना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट है वाटर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस दैट इट इवन ट्रांसप्लांटेशन इज डन विद स्टेगनेंट वाटर इन द फील्ड। ट्रांसप्लांटेशन आपने जैसे वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा या मूवीज में, जब चावल की खेती करी जाती है तो छोटे छोटे धान उग जाते हैं, उसको हाथों से निकाल के वापस से दूसरे जगह पे लगाया जाता है जहां पे पानी पहले से इकट्ठा होता है। तो स्टेगनेंट वाटर मतलब ऐसी फील्ड, ऐसा खेत जहां पे पानी इकट्ठा है, वहां पे चावल को वापस से लगाया जाता है, उसको ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। सॉइल कैसे चाहिए, तो राइस कैन बी ग्रोन इन वेराइटी ऑफ सॉइल्स बट लोमी और क्लेई सॉइल जो होते हैं वो काफी ज्यादा प्रेफरेबल है बिकॉज दीज हैव एबिलिटी ऑफ रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इनमें पानी की एब्जॉर्बेंट जो पावर होती है वो काफी ज्यादा होती है। ये इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो ऑफ जापान प्रोड्यूस ओनली 3% ऑफ वर्ल्ड राइस येट इट इज एन इंपॉर्टेंट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री। इट्स सिग्निफिकेंट लाइज इन इट्स बेटर मेथड ऑफ द कल्टिवेशन विच इज नोन एज जापानीज मेथड। जापान जो है पूरे वर्ल्ड का लगभग 3% जो है वो चावल का प्रोडक्शन करता है, पर इसकी जो टेक्निक है कल्टीवेशन की काफी ज्यादा बेटर है। इस मेथड को हम जापानीज मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में क्या क्या है, तो 3 टाइम्स हैं। पहला है द यूज ऑफ बेटर क्वालिटी सीड्स, अच्छी क्वालिटी का सीड यूज करते हैं। प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज है इनके पास, और ये फर्टिलाइजर का यूज करते हैं और मॉडर्न मशीनरीज का यूज करते हैं जिससे ज्यादा प्रोडक्शन होता है राइस का। फिर आता है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, यानी कि जो राइस है वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ कहाँ से आती है। तो इंडिया और चाइना जो है वो ज्यादा प्रोड्यूसर्स हैं राइस के। मोर देन 90% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ राइस कम्स फ्रॉम द इंडिया। 90% जो वर्ल्ड है वो इंडिया से आता है, और मेनली कहाँ उगाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा उगाया जाता है और चाइना में उगाया जाता है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, बर्मा, जापान आर द सम माइनर प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस। बाकी कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे थोड़े बहुत अमाउंट में राइस उगाई जाती है। नेक्स्ट है वीट के बारे में। तो वीट क्या आपका मेन फूड क्रॉप ऑफ द कंट्रीज ऑफ मिडल लैटिट्यूड। जो मिडल लैटिट्यूड में कंट्रीज हैं वहां पे वीट काफी ज्यादा मतलब प्रेफरेबल है या फूड में काउंट होता है, फूड के तौर पे यूज किया जाता है। तो वीट इज क्लासिफाइड इनटू विंटर वीट एंड स्प्रिंग वीट ऑफ द बेसिस ऑफ सीजन सोई। जिस हिसाब से हम इसको उगाते हैं तो 2 तरीके से, या तो इसको बोलेंगे हम विंटर वीट या फिर बोलते हैं इसको स्प्रिंग वीट। फिर इसकी ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स हैं कि टेम्परेचर क्या चाहिए, तो 10 से 15 डिग्री चाहिए बस इसको। ये जो है ड्यूरिंग द सीजन अबाउट रेनी सीजन में ही उगाया जाता है ये भी लगभग। इसको टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, 10 से 15 डिग्री चाहिए। ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन अबाउट 25 टू, जब ये मतलब उगने वाला होता है तो ये इसको 25 से 28 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए। तो मतलब आपका जो ये गेहूं है, वीट है, इसको हम सर्दियों के मौसम में उगाते हैं। फिर रेनफॉल में है तो वीट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल, राइस के कंपैरेबल इसको बहुत कम चाहिए पानी। इट ग्रोज वेल इन एरियाज विच हैव एनुअल रेनफॉल, जहां पे 40 से 80 सेंटीमीटर की बारिश होती है वहां पे ये उगाया जा सकता है। हैवी रेनफॉल जो इनके प्लांट्स को खराब कर सकते हैं। सॉइल पे आते कि कैसी सॉइल चाहिए, तो वीट कैन बी ग्रोन इन वेराइटी ऑफ सॉइल्स, किसी भी सॉइल में उगा सकते हैं, लेकिन जो क्लेई और लोमी सॉइल है वो ज्यादा प्रेफरेबल है बिकॉज दीज आर रिच इन ह्यूमन्स, इसमें ह्यूमस का बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। फिर आता है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट, मतलब जो वीट है मेनली कहाँ कहाँ उगाया जाता है, तो रशिया, यूएसए, चाइना, कनाडा, इंडिया, फ्रांस, अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ वीट। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन वर्ल्ड। इंडिया जो है आपका 4th लार्जेस्ट यानी कि 4th नंबर पे आता है वीट प्रोड्यूसर्स में।
In the United States, the European countries, wheat is grown under extensive machines agriculture. More than 50% of the total production is exported. इसमें ये बोला गया है कि जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है वहां पे गेहूं को उगाने के लिए बहुत सी मशीन्स का यूज करा जाता है और जो भी गेहूं उगाया जाता है उसका 50% जो है वो एक्सपोर्ट में कर देते हैं, मतलब बाहर भेज देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आपका जो है, तो उस पे आते हैं मेज पे, फूड ग्रेन्स में। तो मेज इज एन इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप। इट इज यूज फॉर फूड एज वेल एज फॉडर। फूड की तरह भी यूज करते हैं, फॉडर की तरह भी, जैसे जो हम पशु पालते हैं उनको भी हम ये दे सकते हैं। ये USA is the largest producer of maize in the world, but major portion of the production in USA is used as fodder. USA जो है वो ज्यादातर इसको बहुत मतलब लार्जेस्ट है वर्ल्ड में मेज उगाने के लिए, लेकिन वो जो अपना मेज का जो बहुत ज्यादा हिस्सा है, मेजर पार्ट जो है, फॉडर के तौर पे यूज करता है। फॉडर मीन्स एनिमल्स को देना चारे के तौर पे, जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे घास फूस दी जाती है। चाइना, रशिया, ब्राजील एंड अर्जेंटीना आर द अदर प्रोड्यूसर्स ऑफ मेज। बाकी जो ये कंट्रीज हैं ये अलग अलग आपके मतलब कंट्रीज हैं जो अलग अलग अमाउंट में मेज को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हम आते हैं फाइबर क्रॉप्स पे। तो फाइबर क्रॉप्स आर दोज विच प्रोवाइड फाइबर, जैसे कि अगर आपका कॉटन, जूट, ये दो मेन फाइबर हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, तो इनको प्लांट फाइबर में भी काउंट करते हैं। तो फाइबर में पहले पढ़ते हैं हम कॉटन के बारे में। तो कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर ऑफ द क्रॉप वर्ल्ड। It is a universal fiber. Cultivation of cotton is a labor-intensive work which provides employment to a large number of people. It provides raw material to the cotton textile industries. इसमें बोला गया है कि जो कॉटन है वो सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर है, इसको यूनिवर्सल फाइबर भी बोला जाता है। कॉटन को उगाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है और ये जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। द क्वालिटी ऑफ कॉटन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ फाइबर। जो क्वालिटी है किस किस पे डिपेंड करती है आपकी, कि कॉटन कैसा होगा, तो उसके लेंथ पे कि कितना लंबा उसका फाइबर है, कितना अच्छा फाइन है, स्ट्रेंथ क्या है कि मतलब स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कलर क्या है। लॉन्ग स्टेपल कॉटन इज कंसीडर्ड एज टू बी बेस्ट। जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन होता है उसको बेस्ट कॉटन माना जाता है वर्ल्ड में। मोस्ट ऑफ द कॉटन ग्रोन इन इंडिया ऑफ शॉर्ट स्टेपल वैरायटी। जो इंडिया में कॉटन उगाए जाते हैं वो शॉर्ट स्टेपल के होते हैं, मतलब छोटे छोटे लेंथ के होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। अब इसमें है कि कॉटन को उगाने के लिए क्या जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहला पढ़ते हैं हम यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में। तो इट इज मोस्टली कल्टिवेटेड इन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैविंग एन एनुअल मीन ऑफ टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। लगभग कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 20 डिग्री होना चाहिए। और सनशाइन यानी कि धूप का होना वहां पे बहुत जरूरी है। सेकेंड है रेनफॉल। तो इट इज रेनफॉल रेंजिंग बिटवीन 60 to 100 सेंटीमीटर, बट इट शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। जो बारिश है प्रॉपर होनी चाहिए, जो बारिश है वो एकदम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर बारिश होनी चाहिए। और कब कितने से कितने, तो 60 to 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है सॉइल। तो कॉटन कैन बी ग्रोन इन वेराइटी ऑफ सॉइल, बट ब्लैक, क्ले एंड लोमी सॉइल विच रिटेन मॉइस्चर आर आइडल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। कॉटन को उगाने के लिए ब्लैक सॉइल जो होता है वो सबसे बेस्ट सॉइल माना जाता है। इसके बाद आपका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहाँ पे कॉटन उगाया जाता है। चाइना, यूएसए, पाकिस्तान एंड इंडिया आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। इंडिया इज द फोर्थ। इंडिया जो है वो चौथे नंबर पे आता है कॉटन के प्रोडक्शन में। और इंडिया में कहाँ उगाया जाता है, यानी कि ब्लैक सॉइल जहां प्रेजेंट होगी वहां पे कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो कहाँ है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब एटसेट्रा। मेनली जो आपका महाराष्ट्र में उगाया जाता है। अब आते हैं जूट के बारे में, जो सेकंड आपका प्लांट फाइबर है। तो जूट इज अ ट्रॉपिकल फाइबर एंड ग्रोज वेल इन द डेल्टा रीजन। डेल्टा रीजन में उगाया जाता है। तो आपका एक सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो दो नदियों से मिलकर बनता है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर कारपेट्स, रोप्स, स्ट्रिंग्स, बैग्स एटसेट्रा। जो जूट है क्या क्या बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जूट जो वो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है। कारपेट, रोप, स्ट्रिंग्स, बैग्स, ये सब बनाने के लिए जूट का इस्तेमाल किया जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो टेम्परेचर इसका चाहिए मेन आपको 27 to 34 डिग्री सेल्सियस। इनको रेनफॉल थोड़ा ज्यादा चाहिए। बारिश कितनी होनी चाहिए, तो 170 सेंटीमीटर to 200 सेंटीमीटर। सॉइल क्या चाहिए, तो जूट ग्रोज वेल इन एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में सबसे ज्यादा जो जूट है वो उगता है। द एलुवियल सॉइल आर द मेड अप ऑफ फाइन स्लिट्स डिपॉजिट बाय रिवर्स। रिवर्स के से डिपॉजिट होती है मिट्टी, उनसे वहां पे ज्यादा उगाया जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल of the world. The jute plant depletes the fertility of the soil very rapidly. जूट उगाने से जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो बहुत तेजी से खत्म होती है। फिर आते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जूट पे, कि जूट जो है वो कहाँ से मेनली प्रोड्यूस करा जाता है। तो इंडिया और जो बांग्लादेश है वो लार्जेस्ट 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो जूट को प्रोड्यूस करते हैं।
वेस्ट बंगाल इज लीडिंग द प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया इन जूट। जो वेस्ट बंगाल है वो इंडिया की तरफ से जूट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता है। इट अलोन प्रोड्यूसेस 62% ऑफ द टोटल जूट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का जो 62% जूट है वो इंडिया से यानी कि वेस्ट बंगाल से ही प्रोड्यूस किया जाता है। आपका जो नेक्स्ट बेवरेज क्रॉप है दैट इज टी। तो टी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट इज कंज्यूम्ड बाय द पीपल ऑन मेनी कंट्रीज। इट इज प्रोसेस्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ shrub which grows well in hill slopes in tropical monsoon regions. Tea plantation is a labor-intensive work which provides employment to many workers. इस पूरे में यही बोला गया कि जो टी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेवरेज है। ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कंज्यूम करा जाता है। इसका जो प्रोसेस है बनने का, ये लीव्स से बनाया जाता है टी प्लांट के श्रब्स से, और ये ज्यादातर जो है हिली एरियाज में उगाया जाता है और इसमें बहुत से लेबर्स की जरूरत पड़ती है जिससे बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब आते हैं इसके जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स पे। तो टेम्परेचर क्या चाहिए इसको, 10 to 35 डिग्री ही टेम्परेचर चाहिए बस। देन आपका रेनफॉल है तो 150 to 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल इसको चाहिए सालाना। सॉइल कौन सा चाहिए, तो द प्लांट रिक्वायर्स लाइट लोमी सॉइल विद अ पोरस सब सॉइल दैट अलाउज द वाटर टू ड्रेन आउट। पोरस सॉइल चाहिए ताकि जो वाटर है वो रुके नहीं, वाटर बह जाए आगे। हिल स्लोप्स आर प्रेफर्ड फॉर टी प्लांटेशन बिकॉज वाटर कैन ड्रॉ अवे इजिली। और हिल स्लोप जैसे सीढ़ीनुमा आप बोल सकते हैं, टेरेस फार्मिंग टाइप। तो हिल स्लोप जो होते हैं वैसा आप इंक्लाइन सरफेस वाला उस टाइप में इनको उगाया जाता है ताकि जो वाटर है वो उस सरफेस पे, उस फील्ड पे रुके नहीं, निकल जाए। इसका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो मेनली ये श्रीलंका, चाइना, इंडिया, जापान, इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश में उगाया जाता है। द मेन टी ग्रोइंग एरियाज इन इंडिया द हिल स्लोप्स ऑफ असम एंड नीलगिरीज। जो नीलगिरीज हैं एंड असम है, यहाँ पे ज्यादातर टी का प्रोडक्शन किया जाता है, टी उगाया जाता है। वेस्ट बंगाल एंड असम आर द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। वेस्ट बंगाल और असम जो है वो सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारे भारत में। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है वर्ल्ड का। नेक्स्ट है आपका कॉफी। तो कॉफी इज एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप। इट ग्रोज इन ट्रॉपिकल हाईलैंड से ट्रॉपिकल में उगाया जाता है, विद हॉट समर एंड कूल विंटर में भी उगाया जाता है। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो टेम्परेचर इसको चाहिए लगभग आपका 15 to 28 डिग्री सेल्सियस। और कॉफी प्लांट कैन नॉट बियर फ्रॉस्ट, मतलब वो बर्फ जो होती है ओस वगैरह उसको सह नहीं सकता है। इसको जो कॉफी को रेन चाहिए 150 सेंटीमीटर to 250 सेंटीमीटर चाहिए। सॉइल कैसे चाहिए, तो कॉफी प्लांट्स ग्रो वेल इन डीप पोरस एंड वाटर रिटेंटिव सॉइल वेरी हाई। इसको पोरस और वाटर रिटेंटिव सॉइल में उगाया जाता है जहाँ पे आपको ह्यूमस का ज्यादा अवेलेबिलिटी हो। इसका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका, तो ब्राजील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जाती है। कॉफी थोड़ा ये डीडी नो में पढ़ लेते हैं नॉलेज के लिए। कॉफी वॉज द फर्स्ट कंज्यूम्ड इन द 9th century whereas it was discovered in highlands of Ethiopia। इथोपिया में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था, उगाया गया था। फ्रॉम देयर इट इज स्प्रेड टू इजिप्ट, येमेन, अरबेजियन, पेनिसिया, तुर्की एंड नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे उगाया गया और यहाँ पे तक फैला है ये कहाँ से, इथोपिया से। इंडिया इज नॉट अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी बट सम कॉफी इज प्रोड्यूस इन साउथ इंडिया। कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में कुछ कॉफीज की फसलें उगाई जाती हैं। आगे आपका है केस स्टडीज इन एग्रीकल्चर। मेन आपका क्या आ सकता है कि आपका डिफरेंस बिटवीन आ जाएगा कि इंडिया में फार्मिंग कैसी होती है और यूएसए में फार्मिंग कैसी होती है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो 2-3 पॉइंट्स जो रिकैप आपको कर दें या बता दिया जाए तो इंडिया में जो है मेनली जो फार्मिंग है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। मीन्स उसमें जो फार्मर है बस अपनी फैमिली के पालन पोषण के लिए, रख रखाव के लिए फसल उगाते हैं। लेकिन वही यूएसए में क्या होता है, वो आपका क्या हो गया, कमर्शियल फार्मिंग हो गया, जो प्रॉफिट के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से फार्मिंग की जाती है। इंडिया में फार्मिंग के लिए हम ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ओल्ड मशीन्स का, ट्रेडिशनल मशीन्स का, लेकिन यूएसए में मॉडर्न मशीन्स का यूज होता है। इंडिया में लेबर वर्क ज्यादा होता है, यूएसए में नहीं होता है। इंडिया में छोटी छोटी फील्ड्स पे फसल उगाई जाती है, लेकिन यूएसए में उसका बिल्कुल उल्टा होता है।